हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राजस्थान में अगले साल से लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। 2004 से नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए अगले साल से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का ऐलान किया। अशोक गहलोत की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को बड़ा मुद्दा बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए राजस्थान में फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की जानकारी दी। अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी जानते हैं, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए समस्त कर्मियों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा शुरू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। ऑफलाइन होंगी बोर्ड परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग की खारिज। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने से इनकार करते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। जस्टिस AM खानविलकर की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह की याचिकाएं भ्रामक होती हैं और छात्रों को झूठी उम्मीदें देती हैं। वकील अनुभा सहाय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए और बोर्ड परीक्षा का आयोजन भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए। उन्होंने याचिका में मांग की थी कि केंद्रीय बोर्ड्स के साथ साथ राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए और बच्चों के कम नंबर आने पर उन्हें दोबारा परीक्षा देने का भी विकल्प देना चाहिए। ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा रद्द करने की इस याचिका पर जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और CT रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस खानविलकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि किस तरह की जनहित याचिका दायर की जा रही है, ये याचिकाएं झूठी उम्मीदें पैदा करती हैं। अधिकारियों ने अभी तक संबंधित बोर्ड्स में परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर निर्णय नियमों और अधिनियम के अनुसार नहीं होता है तो पीड़ित व्यक्ति उसे चुनौती दे सकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से बैंकों में लौटे 18,000 करोड़ रुपए। जी हां, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए लौटा है। तुषार मेहता ने जस्टिस AM खानविलकर की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित धन शोधन निवारण कानून से जुड़े हुए मामले में कुल मिलाकर 67,000 करोड़ रुपए हैं। खंडपीठ के अन्य सदस्य जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार हैं। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय मौजूदा समय में 4,700 मामलों की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि गत 5 साल के दौरान ED के द्वारा जांच के नए मामले वर्ष 2015-16 के 111 से 2020-21 के 981 मामले के दायरे में हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ED ने किया गिरफ्तार। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। NCB नेता नवाब मलिक से ED ने पूछताछ शुरू की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि मैं लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। गिरफ्तारी से पहले ED के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 62 वर्षीय नेता मलिक यहां बैलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित ED कार्यालय में सुबह 8 बजे पहुंचे और एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज कर रही है। मुकेश अंबानी का अनुमान, 20 सालों में ग्रीन एनर्जी में सुपर पावर बन सकता है देश।
जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत अगले 20 वर्षों में ग्रीन एनर्जी के एक्सपोर्ट में 500 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ ग्लोबल ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बन सकता है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोलते हुए अंबानी ने कहा कि भारत के पास अगले 2 से 3 दशकों में फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता समाप्त करने की रणनीति बनानी होगी। भारत रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। अंबानी ने कहा कि उनका मानना है कि केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कमिटेड है और दुनिया में सबसे प्रोएक्टिव देशों में से एक है। अंबानी ने पिछले महीने ही जनरेशन प्लांट्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स समेत रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की है। O2C ग्रुप के प्रमुख ने कहा कि अगर पिछले 20 वर्षों में हम एक IT महाशक्ति के रूप में भारत के उद्भव के लिए जाने जाते थे, तो अगले 20 सालों में मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के साथ एनर्जी और लाइफ साइंस में एक महाशक्ति के रूप में हमारा उदय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दवाओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट गैर कानूनी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा कंपनियों द्वारा दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को फ्री में गिफ्ट देना कानूनी तौर पर पूर्ण रूप से अवैध है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने के नाम पर आयकर अधिनियम के तहत कटौती संबंधी कंपनी की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के एवज में उनके नुस्खे में हेरफेर को बड़े सार्वजनिक महत्व और चिंता का विषय करार दिया। दवा कंपनियों द्वारा उन्हें सोने के सिक्के, फ्रिज और LCD टीवी जैसे उपहारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक की पेशकश की जाती है। इसके अलावा छुट्टियों या मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गिफ्ट के तौर पर इंटरनेशनल टूर तक शामिल है। शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन में यात्री नहीं होंगे बोर, मनोरंजन के लिए रेलवे ने किया खास इंतजाम। जी हां, शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों में यात्री जल्द ही अपनी रेल सेवा के दौरान रेडियो मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के लिए मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए हैं। उत्तर रेलवे यात्रियों के एड्रेस सिस्टम के माध्यम से ट्रेनों में कस्टमाइज्ड म्यूजिक एक्सपीरियंस और RJ एंटरटेनमेंट पेश करेगा। इस पहल का उद्देश्य वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों में प्रत्येक यात्री को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करना है। ट्रेनों में इस तरह के संगीत की उपलब्धता यात्रियों को पसंद आएगी। रेलवे ने एक बयान में कहा कि यात्रा के साथ संगीत सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है और यात्रा में अच्छे मूड की संभावनाओं को बढ़ाता है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों को पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने और दिल्ली मंडल की सभी शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों में रेडियो सेवा के माध्यम से यात्रा करने वाले शहरों के बारे में एक अनुभव देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव को बताया घोर परिवारवादी। बोले, हम परिवार वाले नहीं लेकिन समझते हैं परिवार वालों का दर्द। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के कामों की तारीफ की। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी के गरीब बीजेपी के साथ खड़े हैं और एक बार फिर पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में करोड़ों गरीबों को राशन दिया, करोड़ों लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच दिया। मोदी ने इस दौरान 3 तलाक कुप्रथा खत्म करने को बड़ा कदम बताया और कहा कि घोर परिवारवादी लोगों को इन मुस्लिम बेटियों का दर्द नहीं दिखता। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि वे कहते हैं परिवारवादी हैं और परिवार का दर्द समझते हैं, लेकिन जब मुस्लिम बेटियां छोटे बच्चों को लेकर 3 तलाक की कुप्रथा की वजह से पिता के घर लौटती थी, तब इनको उनका दर्द नहीं दिखता था। हम परिवार वाले नहीं लेकिन परिवार वालों का दर्द समझते हैं। पूरा यूपी हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा परिवार है। इन घोर परिवारवादी लोगों के लिए मुस्लिम बेटियों का दर्द कुछ नहीं बल्कि इनके लिए सिर्फ वोट थे। हर निवासी का 3 बार टेस्ट करेगा 70 लाख की आबादी वाला हांगकांग। जी हां, हांगकांग इन दिनों कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से जूझ रहा है। इसे देखते हुए यहां अगले महीनों से सभी निवासियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। 70 लाख से अधिक की आबादी वाले हांगकांग के हर निवासी का 3 बार टेस्ट किया जाएगा। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण यहां मरीजों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है और स्वास्थ्य इंतजाम कम पड़ने लगे हैं। हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लाम ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान करती हूँ।
उन्होंने कहा कि तेजी से फैलती बीमारी के कारण हालात स्थानीय सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं, इसलिए इससे लड़ने के लिए संघीय सरकार की मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया कि महामारी को रोकने की रणनीति बनाने के लिए चीन से अधिकारी हांगकांग पहुंच गए हैं। लाम ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में अगले 1 से 3 महीनों को बेहद ही अहम बताया है। दक्षिण कोरिया में 5 से 11 साल के बच्चों पर फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां, दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोविड वैक्सीन को 5 साल से 11 साल तक के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। दक्षिण कोरिया अपने वैक्सीनेशन अभियान का विस्तार करने जा रहा है और फाइजर 5 से 11 साल के बच्चों पर इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन है। देश के ड्रग और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन की योजना का ऐलान मार्च में किया जाएगा। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों समेत 60 से अधिक देशों में पहले से ही 5 से 11 साल के बच्चों पर फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर के बीच छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण और गंभीर बीमारी से बचाने का काम करेगी। हालिया हफ्तों में बच्चों और किशोरों में संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को वहां मिला था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी पीजी पाठ्यक्रम में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को चुनौती के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के साथ ही अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान राज्य प्रशासन की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने BAMS कोर्स की छात्रा की ओर से दायर याचिका का विरोध किया। दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। 9 जजों की बेंच ने साफ किया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% विशेष परिस्थितियों में अधिक भी हो सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विशेष परिस्थितियां हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था तब और अब आबादी का प्रतिशत बदल गया है। आज ओबीसी की आबादी 51% हो चुकी है। ऐसे में उसे 27% आरक्षण दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर रखने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी की तीव्रता में कमी आएगी, परंतु हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बर्फबारी पश्चिमी हिमालय राज्यों पर जारी रहने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की छिटपुट वर्षा संभव है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और इसके साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।